सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए। सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए। सामाजिक परिवर्तन का रेखीय सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति एक ही दिशा में आगे की ओर बढ़ने की होती है। रेखीय सिद्धांतों के प्रतिपादन में कांट, मार्क्स, वेवलेन, स्पेंसर और हाउस का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है। इन सभी विद्वानों के विचार विकासवाद के इस सिद्धांत के प्रभावित है कि प्रत्येक विकास अथवा परिवर्तन की गति कुछ निश्चित स्तरों से होती हुई गुजरती है। इस संबंध में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि मार्क्स तथा वेवलेन के सिद्धांत रेखीय होने के साथ ही प्राविधिक सिद्धांत भी कहे जाते हैं, क्योंकि इन दोनों विद्वानों ने उत्पादन की प्रविधियों तथा प्रौद्योगिकी में होने वाले परिवर्तन के आधार पर ही सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न स्तरों को स्पष्ट किया है। विकास अथवा दूसरे शब्द में विचारों का परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख कारण है। यह बौद्धिक विकास 3 निश्चित स्तरों के द्वारा होता है: क धार्मिक स्तर, ख तात्विक अथवा गुणवाची स्तर, ग प्रत्यक्ष अथवा वैज्ञानिक स्तर। कांट का कथन है कि सभी समाजों और सभी युगों में मनुष्य के बौद्धिक विकास का अध्ययन करने से यह ज्ञात होता है कि हमारी प्रत्येक अवधारणा तथा ज्ञान की प्रत्येक शाखा 3 विभिन्न दिशाओं से होकर गुजरती है। इनमें धार्मिक अथवा काल्पनिक स्तर सबसे पहले आता है, तात्विक अथवा अमूर्त गुणवाची स्तर उसके बाद में और प्रत्यक्ष अथवा वैज्ञानिक स्तर सबसे अंतिम अवस्था है। उपयुक्त तीनों स्तरों में मनुष्य के विचार करने अथवा चिंतन करने का तरीका एक दूसरे से भिन्न होता है। धार्मिक स्तर में मनुष्य का मस्तिष्क यह मान लेता है कि संसार में समस्त जड़ और चेतन पदार्थों में एक अलौकिक शक्ति विद्यमान है और संसार की समस्त घटनाएं इसी अलौकिक शक्ति की विभिन्न क्रियाओं का परिणाम है। यह विश्वास चाहे जीवित सत्तावाद के रूप में हो, चाहे बहुदेवत्ववाद के रूप में अथवा सर्वशक्तिमान ईश्वर के रूप में, लेकिन व्यक्ति किसी भी घटना को इस शक्ति से पृथक करके नहीं देखता। चिंतन के विकास का दूसरा स्तर तात्विक स्तर है। यह स्तर पहली अवस्था में एक संशोधन मात्र है। इसके अंतर्गत मनुष्य यह मान लेता है कि केवल अलौकिक शक्तियाँ ही समस्त घटनाओं को प्रभावित नहीं करती, बल्कि प्रत्येक जीव में कुछ ऐसी अमूर्त शक्तियाँ निहित हैं जो उसके व्यवहारों और क्रियाओं को प्रभावित करती हैं। इस प्रकार इस स्तर में अलौकिक शक्ति की धारणा वैयक्तिक स्तर पर आ जाती है। चिंतन की अंतिम अवस्था प्रत्यक्ष अथवा वैज्ञानिक स्तर से संबंध है। यह वह स्तर है जिसमें मनुष्य किसी भी घटना का कारण अलौकिक शक्ति के आधार पर नहीं ढूंढता और न ही वह संसार, जीवन, जन्म, मृत्यु आदि पर दार्शनिक रूप से विचार करता है। इस स्तर में मनुष्य विभिन्न घटनाओं के अनुक्रम, सहसंबंध तथा उनके घटित होने के नियमों की खोज करने में लग जाता है। तथ्य की व्याख्या तर्क और अवलोकन के आधार पर की जाने लगती है। वैज्ञानिक आधार पर विभिन्न घटनाओं के कारण तथा परिणाम की व्याख्या की जाती है तथा व्यक्ति का एकमात्र कार्य सत्य की खोज करना होता है। चिंतन के विकास के इन्हीं स्तरों के साथ सामाजिक संगठन तथा मानव प्रगति के रूप में भी परिवर्तन होता रहता है। कार्ल मार्क्स का सिद्धांत। मार्क्स के उत्पादन की प्रविधियों के आधार पर सामाजिक परिवर्तन को एक रेखीय क्रम में स्पष्ट किया जाता है। इसलिए मार्क्स का सिद्धांत रेखीय होने के साथ ही परिवर्तन का प्राविधिक सिद्धांत भी कहा जाता है। मार्क्स का विचार है कि मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने का आधार उत्पादन और प्रौद्योगिकी है। जब कभी भी उत्पादन की प्रविधियों में परिवर्तन होता है
तो हमारे आर्थिक संबंधों में भी परिवर्तन हो जाता है। यह एक नई आर्थिक संरचना होती है और इसी की नींव पर सामाजिक, वैधानिक तथा राजनीतिक अधिसंरचना का निर्माण होता है। इस प्रकार सामाजिक परिवर्तन का आधारभूत कारण प्रौद्योगिकी में होने वाला परिवर्तन ही है। मार्क्स द्वारा दिए गए परिवर्तन के सिद्धांत को निम्नलिखित स्तरों के द्वारा सरलतापूर्वक समझा जा सकता है। पहला है उत्पादन के तरीकों में परिवर्तन, दूसरा उत्पादन की शक्तियों में परिवर्तन, तीसरा है आर्थिक संबंधों में परिवर्तन, चौथा सामाजिक परिवर्तन। इस संस्करण के द्वारा मार्क्स ने यह स्पष्ट किया है कि जब किसी भी उत्पादन के तरीकों में परिवर्तन होता है, उत्पादन की शक्तियाँ भी तेजी से बदलने लगती हैं। उदाहरण के लिए, जब उत्पादन का उद्देश्य उपभोग की आवश्यकताओं को पूरा करना था, तब उत्पादन की शक्तियाँ अर्थात मशीनें, उपकरण और स्वचालित संयंत्र बहुत अविकसित स्थिति में थीं। लेकिन जब उत्पादन लाभ प्राप्त करने के लिए किया जाने लगा, तो उत्पादन की शक्तियों में महान परिवर्तन हो गया। इस प्रकार बड़ी बड़ी मशीनों का आविष्कार हुआ, कल कारखानों की स्थापना हुई और एक ही स्थान पर हजारों की संख्या में श्रमिक साथ साथ कार्य करने लगे। उत्पादन के तरीकों और उत्पादन की शक्तियों में परिवर्तन होने से दूसरे स्तर में आर्थिक संबंधों में परिवर्तन होता है। वर्ग संघर्ष के रूप में हमारे सामने आया। उत्पादन की शक्तियों में परिवर्तन होने से एक ऐसे वर्ग का निर्माण होता है जिसका उत्पादन के सभी साधनों पर पूर्ण अधिकार होता है, जबकि दूसरी ओर एक बड़ा वर्ग वह होता है जिसे सभी प्रकार के आर्थिक लाभों से वंचित रखा जाता है। प्रथम वर्ग को हम पूंजीपति वर्ग कहते हैं और दूसरे को श्रमिक वर्ग अथवा मार्क्स के शब्दों में सर्वहारा वर्ग। पूंजीपति मजदूरों के श्रम को कम से कम मूल्य पर खरीदकर उनसे अधिकतम लाभ प्राप्त करते हैं। इस प्रकार पूंजीपतियों को जो अतिरिक्त हो जाता है। संघर्ष की यह प्रक्रिया एक नवीन आर्थिक संरचना का निर्माण करती है जिसमें व्यक्तियों के सामाजिक संबंध बिल्कुल नए सिरे से स्थापित होते हैं। स्वयं मार्क्स के शब्दों में सामाजिक संबंध का उत्पादन की शक्तियों से घनिष्ठ संबंध है। उत्पादन की नई शक्तियों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति पहले उत्पादन के तरीकों में परिवर्तन करते हैं। इस प्रकार उत्पादन के तरीकों और आजीविका उपार्जित करने के तरीकों में परिवर्तन होने से उनके सामाजिक संबंध भी परिवर्तित हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि आर्थिक संबंधों की यह संरचना मनुष्य के सांस्कृतिक, बौद्धिक, कलात्मक और आध्यात्मिक जीवन, धर्म, दर्शन तथा सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों के रूप का निर्धारण करती है। इस प्रकार स्वाभाविक है कि उत्पादन की विधियों में होने वाला कोई भी परिवर्तन जो प्रौद्योगिक विकास पर आधारित है, हमारे आर्थिक संबंधों को परिवर्तित करेगा और इन नए संबंधों के फलस्वरूप संपूर्ण सामाजिक संरचना परिवर्तित हो जाएगी, क्योंकि सामाजिक संरचना को आर्थिक संरचना से पृथक नहीं किया जा सकता। मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन के पिछले संपूर्ण इतिहास और भविष्य की संभावनाओं को उत्पादन के ढंग में होने वाले परिवर्तन के आधार पर ही स्पष्ट किया है। आपका कथन है कि प्रारंभ में उत्पादन के तरीके बहुत सरल होने के कारण संपत्ति का वितरण सामूहिक आधार पर होता था। दूसरे स्तर में कृषि और पशुपालन का आरंभ होने से व्यक्तिगत संपत्ति का प्रादुर्भाव हुआ, जिसके फलस्वरूप संपत्ति के असमान वितरण को प्रोत्साहन मिला। इस प्रकार आर्थिक संरचना बदलने लगी। तीसरे स्तर पर थोड़े से व्यक्तियों का ही भूमि के बड़े हिस्से पर एकाधिकार हो गया। इस प्रकार एक सामंतवादी आर्थिक व्यवस्था आरंभ हुई जिसमें आर्थिक शोषण को खूब प्रोत्साहन मिले। उत्पादन के तरीकों और उत्पादन की शक्तियों में
पुनः परिवर्तन होने से पूंजीपति वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ। इस वर्ग का उत्पादन के साधनों पर एकाधिकार हो गया। इस प्रकार श्रमिकों से प्राप्त अतिरिक्त मूल्य को प्राप्त करने के कारण समाज में आर्थिक विषमता अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई और एक संघर्ष युक्त समाज की स्थापना हुई। इस परिवर्तन के आधार पर मार्क्स का विचार है कि आगामी स्तर में श्रमिक वर्ग धीरे धीरे उत्पादन के सभी साधनों पर एकाधिकार कर लेंगे। इस आर्थिक क्रांति से एक नई सामाजिक संरचना का निर्माण होगा जिसमें वर्ग विभेद जैसी कोई चीज़ नहीं होगी। इसी स्थिति को मार्क्स ने एक वर्ग रहित समाज कहा है। यही सामाजिक परिवर्तन का अंतिम स्वरूप होगा। वेवलिन का सिद्धांत। मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन वेवलिन का सिद्धांत। मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या में प्रौद्योगिकी को एक अप्रत्यक्ष कारक माना है, जबकि कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार प्रौद्योगिक दशाएं प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक परिवर्तन का कारण है। इसमें एफ जे टर्नर और वेवलिन के नाम प्रमुख हैं। वेवलिन को तो एक प्रौद्योगिक निश्चयवादी ही मानना उचित होगा, क्योंकि आपने समाज की सभी दशाओं और संपूर्ण सामाजिक परिवर्तन को प्रौद्योगिकीय कारणों के आधार पर एक रेखीय क्रम में स्पष्ट किया है। अपने विचारों को समझाते हुए वेवलिन ने मानवीय विशेषताओं को दो भागों में में बहुत कम परिवर्तन होता है तथा परिवर्तनशील विशेषताएं जैसे आदतें, विचार और मनोवृत्तियां आदि। सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख संबंध इन दूसरी श्रेणियों की विशेषताओं से ही है। प्रौद्योगिकी वह महत्वपूर्ण तथ्य है जो हमारे भौतिक पर्यावरण का निर्माण करती है और इसी पर्यावरण के अनुसार हमारी आदतों और विचारों में परिवर्तन करती है और इसी पर्यावरण के अनुसार हमारी आदतों विचारों में परिवर्तन होता रहता है। वेवलिन का कथन है कि मनुष्य जैसा कार्य करता है वैसा ही बन जाता है। वह उसी प्रकार सोचता और अनुभव करता है। आदतों और विचारों में होने वाला परिवर्तन ही सामाजिक ढांचे में होने वाले परिवर्तन का कारण है। उदाहरण के लिए, यदि मशीनों के अधिकाधिक प्रयोग और सभ्यता में विकास होने के कारण मानव ज्ञान में परिवर्तन हो जाए तो हमारे चारों ओर का पर्यावरण पहले से बिल्कुल भिन्न हो जाएगा। इसका प्रभाव पहले हमारी आदतों पर और बाद में विचारों पर पड़ेगा। फलस्वरूप नवीन सामाजिक संस्थाओं का जन्म होगा और इस प्रकार संपूर्ण सामाजिक ढांचों में परिवर्तन हो जाएगा। इस प्रकार वेवलिन द्वारा प्रस्तुत सामाजिक परिवर्तन के क्रम को निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है। पहला, कार्य करने की मूल प्रवृत्ति जो प्रत्येक व्यक्ति में विद्यमान है। दूसरा, नई प्रविधियों का आविष्कार जो प्रयुक्त मूल प्रवृत्तियों का प्रमाण है। भौतिक पर्यावरण में परिवर्तन जिसका कारण नई प्रविधियों का उपयोग है। चौथा, आदतों और विचारों में परिवर्तन सामाजिक ढांचे में परिवर्तन जिसे हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि वेवलिन ने प्रौद्योगिक कारकों अथवा नई प्रविधियों के उपयोग को ही सामाजिक परिवर्तन का मौलिक स्रोत माना है। इसी आधार पर मैकाइवर का कथन है कि कुल मिलाकर वेवलिन को एक प्रौद्योगिक निश्चयवादी माना जा सकता है।